नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। श्रद्धा हत्याकांड में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जंगलों से मिली हड्डियां श्रद्धा की निकली, पिता के डीएनए से मैच करवाया गया। सीएफएसएल की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। मेहरौली के जंगल से बरामद हुई थी श्रद्धा की ये हड्डियां और अब पिता के डीएनए के साथ इन हड्डियों को मैच किया गया। सीएफएसएल की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। तो फिलहाल ये बड़ा अपडेट इस वक्त क्यों आपको दे रहे हैं। दरअसल श्रद्धा हत्याकांड मामले को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है और जो मेहरौली के जंगलों से जिन हड्डियों को बरामद किया गया था, उन हड्डियों की जब जांच करवाई गई और फॉरेंसिक जांच के लिए इसे भेजा गया, तब जब सैंपल डीएनए से मैच करवाने की कोशिश की गई, इस पूरी रिपोर्ट में अब इसकी पुष्टि भी हो चुकी है कि श्रद्धा के पिता से इन हड्डियों को मैच करवाने के बाद अब ये हड्डियां उस डीएनए से मिल चुकी है। यानी कि इसे कहा जा रहा है श्रद्धा की ही हड्डियां थी जिनको सीएफएसएल के तरफ से डीएनए पुष्टि के लिए ले जाया गया था। मेहरौली के जंगलों से इन हड्डियों के सैंपल्स को कलेक्ट किया गया था। इस पर अधिक जानकारी देने के लिए गणेश पाठक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि डीएनए तो मैच हो चुका है अब इन हड्डियों का, आगे और क्या कुछ उचित कदम उठा सकती है पुलिस? देखिए, श्रद्धा और आफ्ताब इस पूरे केस में करीबन 1 महीने के बाद अब एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस लगातार इस मामले में खंगाल रही थी, कुछ तो सबूत मिले, लेकिन डीएनए टेस्ट में जिस तरीके से जो आफ्ताब जिस तरीके से जो श्रद्धा को मौत के घाट उतारा था, श्रद्धा की जो हड्डियां है उसके पिता से मैच कर गई है। और मेहरौली और हरियाणा के जिस तरीके से उसने गुड़गांव में फेंका था, जो मेहरौली के जो 100 फुटा रोड है छतरपुर में, जिस तरीके से फेंका था उस हड्डियों को, अब इस हड्डियां मैच कर गई। सीएफएसएल ने उसे मैच कर दिया है अब इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर। लेकिन ये पहला सुराग है, हड्डियां मिलना पहला सुराग है। अभी भी जो पुलिस को तलाश है कि आफ्ताब ने श्रद्धा का सर कहाँ फेंका, श्रद्धा का मोबाइल कहाँ गया, तमाम इस तरीके के सवाल अभी भी पूछे जा रहे हैं। लगातार पुलिस पूछ रही है, लेकिन आफ्ताब बहुत बड़ा शातिर है, दरिंदा है भी है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि लगातार वो सवाल जो किया जा रहा है उसका जवाब भी बदल रहा है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से नार्को टेस्ट हुआ था वहां पर भी अपनी बातें पलटता था, और आज जिस तरीके से, लेकिन इस पूरे केस में करीबन महीने के बाद बहुत बड़ी सफलता मिली है। जिस तरीके से पुलिस ने छतरपुर के 100 फुटा रोड से जंगल से जो हड्डी बरामद की थी श्रद्धा की, डीएनए टेस्ट में मैच कर गई है। अब आगे की कड़ी खुलेगी और अब आफ्ताब को वो राज उगलने पड़ेंगे कि उसने श्रद्धा का जो सर वो कहाँ फेंका था, श्रद्धा का मोबाइल कहाँ उसने ठिकाने लगाए। अब उसे बताना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ी सुराग है, बहुत बड़ा पुलिस के हाथ में एक सुराग यूं कहे लगा है। जी तो गणेश, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब ये मैच भी हो गया, इस सैंपल को मैच करने की लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी। अब ऐसे में आगे जिस तरीके से मेरी सहयोगी भी यही सवाल पूछ रही थी, आगे अब पुलिस क्या कुछ करने वाली है और तफ्तीश किस दिशा में आगे बढ़ेगी? देखिए, अभी भी पुलिस से पूछिए कि जो श्रद्धा का सर उसने कहाँ फेंका, किस जगह पर ठिकाने लगाया, श्रद्धा का फोन कहाँ गया, क्योंकि अगर फोन मिल जाता है तो फोन से कई राज और खुलेंगे। अब ये देखिए ना कि किस तरीके से इस आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। अभी भी यूं कहें कि करीबन 10 से 13 ही हड्डियां बरामद हो सकी है। लगातार पुलिस को अभी भी कई सारे सवालों का इंतजार है, जवाब मिलना, लेकिन आफ्ताब इतना शातिर है कि वो अपनी बातों को लगातार पलट रहा है। सवालों लेकिन गणेश, जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट में भी अपनी बात से पलटता हुआ नजर आया और कोर्ट हमेशा सबूतों पर यकीन करता है। तो चलिए, एक सबूत तो ये हो गया कि डीएनए मैच हो गया है बोन मैरो के साथ। अब ऐसे में क्या और प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी कि ये जो राज है उस पर से पर्दा उठ सके? पुलिस और क्या कुछ कर सकती है? क्या कोई और टेस्ट होंगे अभी? देखिए, अभी फिलहाल के एक तरीके से ये जो श्रद्धा को जिस तरीके से उसने मौत के घाट उतारा था, वो हथियार जिस तरीके से कहा जाए चाइनीज चौपड़ा, अभी भी पूरी तरीके से सुराग उसके भी निकल रहे हैं कि क्या ये वही हथियार था जिससे श्रद्धा को उसने मौत के घाट उतारा था। अभी भी इन चीज़ों का इंतजार है उस कड़ी को खुलना, क्योंकि नार्को जो टेस्ट हुआ था उससे केवल कड़ी जुड़ सकती है कि कहाँ पर उसने क्या क्या किया, किस तरीके से किया। वो कोई एविडेंस कोर्ट में उससे नहीं रख सकते, क्योंकि नार्को एक एविडेंस नहीं होता। नार्को के जरिए आप कड़ी दर कड़ी उस घटनाक्रम तक आप पहुंच सकते हैं, उसका एक सहारा ले सकते हैं। अब पुलिस इससे और राज उगलवाएगी कि उसने किस तरीके से उस घटना को अंजाम दिया, क्या कारण था कि उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। श्रद्धा या फिर ब्रेन मैपिंग क्यों ना कहा जाए, लेकिन इन्हें अदालत में नहीं पेश किया जा सकता क्योंकि अदालत इस तथ्य को नहीं मानती है और साथ ही ये एक कड़ी के तौर पर इस्तेमाल होता है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद।
इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली के तेजाब कांड पर बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को ये नोटिस भेजा गया है। ऑनलाइन तेजाब बेचने पर नोटिस भेजा जा चुका है। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस नोटिस को भेजा है। साथ ही आपको इस बात की जानकारी दे दें कि दिल्ली से एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जो कि बेहद मार्मिक, क्योंकि जिस तरीके से एक बीच सड़क और दिन दहाड़े ये घटना घटी, बाइक पर दो लोग सवार होकर के आते हैं और एक स्कूली छात्रा पर एसिड अटैक कर दिया जाता है। तो देखिए किस तरीके से जो मंचले हैं उनमें बिल्कुल भी खाकी का खौफ नजर नहीं आता और कैसे एक लड़की को एसिड अटैक का सामना करना पड़ जाता है। हालांकि कई सवाल और भी खड़े किए गए हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ा अपडेट है कि डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की तरफ से कदम उठाया गया, नोटिस जारी किया गया और नोटिस भेजने के साथ ही अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट्स को ये नोटिस जारी करते हुए उनसे सवाल पूछा गया है और कहा गया है कि इन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता, क्यों इस तरीके से धड़ल्ले से आज के वक्त में भी तेजाब बेचा जा रहा है। हालांकि स्वाति मालीवाल इससे पहले भी एसिड बैन को लेकर के कई मुद्दों पर बातचीत कर चुकी है और कई दफा ऐसा देखा गया है जब उन्होंने इन मुद्दों को मुखरता के साथ उठाया हो। तो ऑनलाइन तेजाब बेचने पर स्वाति मालीवाल ने नोटिस भेज दिया है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को ये नोटिस भेजा गया है। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया। थोड़ी देर में होगा सजा का ऐलान। गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी दोषी पाया गया। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है और अब से थोड़ी ही देर बाद सजा का ऐलान भी हो जाएगा। गैंगस्टर एक्ट के दोषी पाए गए मुख्तार अंसारी और अब से कुछ ही देर बाद गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट सजा सुनाएगी मुख्तार अंसारी को। यूपी से बड़ी जानकारी। माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार। थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान भी संभव। गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया। मुख्तार पर अब कानून का शिकंजा कसता जा रहा है और ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद सजा का ऐलान हो जाएगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात बिहार की करेंगे। छपरा शराब कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। छपरा में अब तक 40 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। अस्पताल में भर्ती कई लोगों की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। अभी और भी यह आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो परिजन अस्पताल में इस वक्त मौजूद है उनका भी यही कहना है कि आंकड़े अभी और बढ़ेंगे, क्योंकि जो तस्वीरें हम इस वक्त यहाँ पर खड़े देख रहे हैं और वो तस्वीरों को हम खुद देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को यहाँ लाया जा रहा है, एडमिट कराया जा रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद डॉक्टर की तरफ से जवाब दे दिया जाता है कि हम उन्हें बचा ना सके। और इसी वजह से यह अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये आंकड़े और बढ़ेंगे, ये परिजनों का दावा है। साथ ही साथ देखिए छपरा में जिस तरीके से जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला, जहरीली शराब को लेकर के कई सवाल और खड़े किए जा रहे हैं। सरकार को भी घेरने का काम विपक्ष जहां कर रही है, आज वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि विधानसभा के बाहर भी किस तरीके से विरोध जाहिर किया गया। और देखिए जिस प्रदेश में सुरभि शराब बैन है वहां पर जहरीली शराब का मिलना ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। नीतीश के पहुंचते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। शराब कांड को लेकर सियासी संग्राम बिहार में इस वक्त जारी, लेकिन नीतीश कुमार से जब विधानसभा के अंदर सवाल पूछा गया तो वो आग बबूला हो गए। ऐसे में नीतीश कुमार का ये कैसा सुशासन है, ये एक बड़ा सवाल। और इसी बीच जो तस्वीरें बिहार विधानसभा के बाहर से आई है वो वाकई कई सवाल खड़े करते हुए सामने आई है। नीतीश के पहुंचते ही कुछ इस तरीके से विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, ये दोनों ही तस्वीर बिहार विधानसभा के बाहर की। पहली तस्वीर में आपको हमने दिखाया किस तरीके से विपक्ष के नेता बैठ करके जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं नीतीश सरकार के खिलाफ। वहीं दूसरी तस्वीर में विधानसभा के अंदर रुख करते हुए खुद सीएम नीतीश कुमार को आप देख सकते हैं। ये दो तस्वीरें दरअसल बिहार से इसलिए आ रही है क्योंकि छपरा में जिस तरीके से शराब के मामले को देखते हुए जहरीली शराब का मुद्दा उठाया जा रहा है, इसी बीच नीतीश कुमार उन तमाम सवालों से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए आग बबूला होते हुए नजर आए। और साथ ही इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। शराब से मौत पर सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया और बेहद बेतुका बयान। जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, ये नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया। ये भी उन्होंने कहा कि शराबबंदी है तो खराब शराब ही मिलेगी। जहरीली शराब से दूसरे राज्यों में भी लोग मरते हैं। नीतीश के बयान पर इस वक्त बीजेपी ने निशाना साधना शुरू कर दिया और एक बार फिर से आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी ने कई सवाल पूछ लिए। साथ ही साथ नीतीश कुमार के इस बेतुके बयान को लेकर के अब सियासी घमासान बिहार में इस वक्त तेज हो चला है।
कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराबबंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज़ है। हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, परंतु आप जिस तरह से शराबबंदी लागू कर रहे हैं ये तो पूरी तरह से फेल है। आखिर 4 लाख लोगों को जेल क्यों जाना पड़ा, और पूरा पुलिस महकमा केवल एक ही काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर शराबबंदी को लागू करने में, वो भी विफल हो रही है। चारों तरफ से शराब आ रही है, मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल कर गए। और कल जब बीजेपी के लोगों ने इस मुद्दे को उठाया विधानसभा में, तो जिस तरह से उन्होंने गुस्से का इजहार किया और जिस तरह से तुम ताम पर उतर आए, ये अत्यंत अशोभनीय है। तो आज हम लोगों ने इसी मुद्दे को जब उठाया संसद के अंदर, इसी मुद्दे को लेकर जो राज्यसभा की कार्रवाई है वो आधे घंटे के लिए और स्थगित कर दी गई है। तो सुरभि, बड़ा सवाल ये नहीं है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा या नहीं, बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रदेश में शराब बैन है वहां आखिरकार ये शराब पहुंच कैसे रही है। देखिए, छपरा के मशरक में शराब कांड के बाद कई परिवारों में मातम पसरा हुआ है। वहीं कई घायलों का इलाज प्राथमिक केंद्र में इस वक्त जारी है। जहां पहुंचे भारत 24 संवाददाता ने कुछ परिजनों से बातचीत की है, आपको उनकी आप बीती सुनाते हैं। छपरा में जहरीली शराब से हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही है। मसरक के प्राथमिक केंद्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ भी पेशेंट्स लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ एक परिवार मौजूद है। क्या हुआ था जिन्हें लाया गया है, कौन है आप उसके? मैं उसका भाई हूँ। क्या वो मेरा बड़का लड़का है, वो उसका शराब पीने से आँख का रोशनी चला गया है, यही बात। कल शराब पीने के बाद कुछ उस समय नहीं हुआ था? उस समय कुछ नहीं हुआ था। अभी मतलब सुबह में उठा, बोलता है कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम तुरंत पूछे उससे, तो कहा था कि हाँ मैं पिया हूँ, उधर से बारात में गया था, तो हमको ले चलो, पटना ले चलो, भागो। इस वक्त देखिए क्या स्थिति है मसरक के प्राथमिक केंद्र में। लगातार जो है परिजन अपने अपने जो है फैमिली को लेकर के पहुंच रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक पेशेंट को अभी लाया गया है मसरक का ये प्राथमिक केंद्र, और लगातार जो है संख्या, मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी जहाँ तक हम लोग को मालूम है लगभग 50-60 आदमी से ऊपर मर चुका है, लेकिन अभी और लोग बहुत है जिसको हम लोग को मालूम नहीं है। आंकड़ा सब छुपाया जा रहा है यहाँ पे। बता रहे हैं तो बेशक वो आंकड़ा बढ़ेगा, और आप समझिए कि 50 से अधिक, यानी कि ये भी आरोप लगाया जा रहा है प्रशासन पे कि जो संख्या है उसे कम बताया जा रहा है, लाशों को जला दिया जा रहा है। इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही है आपको हम अस्पताल के अंदर से दिखा रहे हैं, लगातार मरने वालों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। ये संख्या अब 40 तक पहुंच चुका है। इस वक्त हमारे सहयोगी अस्मित सिन्हा छपरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्मित, जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और जब सवाल नीतीश कुमार से पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही, लेकिन बड़ा सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जिस प्रदेश में सालों से शराब बैन है वहां शराब आखिर पहुंच कैसे रही है। देखिए, कहने को बिल्कुल शराबबंदी है बिहार में, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही इस बात को क्यों ना दोहराए कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, जो पिएगा वो मरेगा। मुख्यमंत्री का अभी से थोड़ी देर पहले ये बयान आया है और उन्होंने कहा है कि जो पिएगा वो मरेगा। लेकिन देखिए स्थितियां क्या है। इस वक्त हम मसरक के प्राथमिक केंद्र पे मौजूद है, स्वास्थ्य केंद्र पे मौजूद है, और स्थितियां इतनी भयावह है कि मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पूछा जाता है कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून से लोग मर रहे हैं, विपक्ष का सवाल लगातार उठ रहा है, तो मुख्यमंत्री का अजीबोगरीब बयान आता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आंकड़े जब बढ़ रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री ने ये बात को कहा था कि हमने महिलाओं की मांग पर बिहार में शराबबंदी कानून लागू की थी। अभी से थोड़ी देर पहले मैं कुछ महिलाओं से मुलाकात कर रहा था, बहिरौली के गांव पहुंचा था। वहां मुलाकात जब मेरी हो रही थी, उन्होंने कहा कि कहां है शराबबंदी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते तो है कि महिलाओं के नाम पे शराबबंदी उन्होंने लागू की थी, लेकिन क्या शराबबंदी कानून लोग टैंकर पी करके लोगों की जान जा रही है, जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा रही है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार। हाँ,
असमी सवाल और कई खड़े होते हैं। सवाल ये भी कि जिस तरीके से अब विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन सिर्फ बौखलाहट नजर आ रही है सीएम की तरफ से। क्या ये फेलियर सरकार का नहीं है और क्या हर बार इसी तरीके से सीएम बच जाएंगे आम जनता पर ही आरोप मढ़ करके कि अगर आप शराब पिएंगे तो मरेंगे ही ना? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाख दावा क्यों ना कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत इसकी क्या कहती है वो आज खास तौर पे आप अगर छपरा पहुंचेंगे, यहां पर स्थितियां जो बनी है, लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पूछा जा रहा है कि शराबबंदी कानून क्या बिहार में है, कई लोगों की जान जा रही है, उनका बयान आता है कि जो पिएगा वो मरेगा। और ये स्वास्थ्य केंद्र है, देखिए मसरक का, और अंदर भी हम आपको दिखाएंगे कि लगातार जो बॉडीज हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको यहाँ लाया जा रहा है। कई लोगों की जान गई, कई लोगों के आंख की रोशनी जा रही है, लगातार पूछे जा रहे हैं सवाल। ठीक है स्मित, मैं आपके पास वापस आऊंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है, माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा का ऐलान। गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी दोषी करार पाया गया। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है। जिस वक्त का इंतजार हो रहा था वो वक्त आ चुका है। माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। गैंगस्टर एक्ट में दरअसल मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया और ऐसे में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त पहुंच रही है। गैंगस्टर एक्ट के दोषी पाए गए मुख्तार अंसारी, 10 साल की सजा का ऐलान हुआ है मुख्तार अंसारी को। और साथ ही गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में यह मामला बहुत समय से चल रहा था, लेकिन आज ये फैसला सामने आ चुका है। और गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में जब ये फैसला सुनाया गया तो ये कहा गया कि गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाए गए हैं मुख्तार अंसारी और इसी वजह से 10 साल की सजा का ऐलान अब किया गया है। हालांकि फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि मुख्तार अंसारी को लेकर इससे पहले भी कई केसेस उन पर चल चुके हैं। हालांकि आम जनता का रॉबिनहुड तो कहा जाता रहा है, लेकिन जिस तरीके से अब सजा का ऐलान कर दिया गया है, कई मामलों में दोषी वो ठहराए जा चुके हैं और एक एक अपडेट भारत 24 भी आपको पहुंचा रहा है। मेरे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, ये मामला बहुत दिनों से पेंडिंग था, लेकिन आखिरकार वो वक्त आ गया। मुख्तार अंसारी एक बार फिर से दोषी पाया गया और अब 10 साल की सजा की ऐलान। 1998 का ये दायर मामला था जिसमें सजा होने जा रही है और 26 साल बाद ये इस पूरे मामले में सजा का ऐलान हो पा रहा है। 11 गवाह थे जिनकी गवाही काफी मुश्किल टास्क था जो अभियोजन पक्ष था उसके लिए, और इसी प्रक्रिया के पूरे होने के बाद और खासतौर पर जब सरकार योगी सरकार ने इस मद में जब काम करना शुरू किया, इस तरह के आपराधिक चेहरे हैं, चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, विजय मिश्रा हो, इस तरह के चेहरों से संबंधित जो मामले थे उनकी पैरवी में तेजी की जाए। और उसी कड़ी में ये दूसरा ऐसा मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया। तो थोड़ी देर में ही गाजीपुर की अदालत इस मामले में सजा का भी ऐलान करेगी। जिस तरह की धाराओं का प्रावधान है, आजीवन कारावास तक की सजा जो है वो मुख्तार अंसारी और उसके गैंग को, उसके सहयोगियों को, भीम सिंह प्रमुख सहयोगी है उसका, इससे हो सकती है। लगातार मुसीबतों का पहाड़ इस वक्त पूर्वांचल के इस बड़े डॉन के ऊपर पड़ा हुआ है। वो खुद जेल में है, उसका बेटा जेल में है, उसकी पत्नी जो है उसके ऊपर लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा। अभी ईडी ने रिमांड पर लेकर के उसके पूछताछ लगातार ईडी की चल रही है पिछले 24 घंटे से। तो कई सारी ऐसी अलग अलग मामले हैं जिनमें उसकी घेराबंदी हो रही है और ये मामला जिसके लेकर गाजीपुर की अदालत ने उसको दोषी करार दिया है, पुराना मामला था और इस मामले की प्रभावी पैरवी होने के बाद जो है अब नौबत सजा की आई है और आरोप सिद्ध हो गया। फिर थोड़ी देर में इस पूरे मामले में जो है वो सजा का ऐलान होगा। जी ठीक है अवनीश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया, मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा का ऐलान, साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। ये बड़ा फैसला आया। 26 साल पुराने केस में 10 साल की सजा का ऐलान। 1996 में गाजीपुर के एएसपी पर हमला किया था और इसी मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा का ऐलान किया गया है। तो माफिया मुख्तार अंसारी को 10 सालों की सजा सुना दी गई है। 5 लाख का जुर्माना भी मुख्तार अंसारी पर लगाया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत में ये केस दायर हुआ था और आज गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाते हुए 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मेरे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अवनीश, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को वो जो पूरा कांड हुआ, पूरा मामला हुआ, वो था क्या, आप समझाएं।
देखिए, गाजीपुर के एडिशनल एसपी थे और उनके साथ उनके सहयोगी थे, उन पर हमले का ये मामला था और ये आरोप था मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के ऊपर कि उन्होंने जो है 1996 में एक घटना के दौरान इन पर हमला किया था और उसी में गाजीपुर की जो कोतवाली है उसमें मामला दर्ज किया गया था और उसमें धारा 148, 307, 332 इसकी आईपीसी की धाराओं के तहत जो है वो मामला दर्ज किया गया था और उसी मामले में लगभग लंबे समय से ये मामला 26 सालों से चल रहा था। अदालत के अंदर 11 गवाहों ने इस मामले में पैरवी की थी और उसी मामले में अदालत ने जो है आज सजा का ऐलान किया है। अब थोड़ी देर पहले उसे दोषी करार दिया गया था और अब जो है वो उम्र कैद की जो है सजा है वो उसको दी गई है, आजीवन कारावास की। और लेकिन अवनीश, अब आगे कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाहिर है मुख्तार अंसारी जाएगा जरूर। जी हाँ, वो अपील का रास्ता तो है ही, लेकिन चूंकि अदालतों में बहुत सारे ऐसे मामले थे जिनमें लंबे समय से पैरवी नहीं हो पा रही थी, गवाह अपनी गवाही करने नहीं आ पा रहे थे। कृष्णानंद राय हत्याकांड जो सीबीआई जांच कर रही थी वो एक बानगी है जिस केस में मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी जो है वो दोषमुक्त हो गए थे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, योगी सरकार आई, तो उसने इन तमाम मामलों की प्रभावी पैरवी की प्रक्रिया शुरू की और इसीलिए आप देख रहे हैं पिछले साल भर के अंदर ये दूसरा ऐसा मामला है जहां मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों को जो है वो सजा का ऐलान हो पाया है, वो दोष सिद्ध हो पाया और उसके लिए प्रभावी पैरवी की खासतौर पर जो गवाह हैं उनकी सुरक्षा की बेहद जरूरत थी और शायद यही वजह है कि गवाहों की सुरक्षा, तमाम सारे इस तरह के जो प्रयास थे उनकी कोशिश मुकम्मल की गई। गवाही लगातार इस मामले में कराई गई। 11 गवाहों को अदालत तक पहुंचाना, उनको सुरक्षित रखना, उनके परिवारों की सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद चुनौतीपूर्ण काम था यूपी पुलिस के लिए। उस तमाम कामों को पूरा करते हुए गवाही की प्रक्रिया पूरी हुई और उसके बाद सजा का ऐलान हुआ है। गैंगस्टर का जो पूरा मामला था, इसके अंदर और भी कुछ और मामले हैं जिनकी प्रभावी पैरवी चली और माना जा रहा है कि अगले 3 महीने के अंदर ऐसे 4 और मामले होने हैं जिनमें मुख्तार अंसारी और उसके गैंग को सजा दिलाने की पूरी कोशिश जो है वो यूपी सरकार और यूपी अभियोजन की टीम की ओर से की जा रही है। जी लेकिन अवनीश, बड़ा सवाल ये भी है कि 26 साल लग गए सजा का ऐलान करने में। मुख्तार अंसारी, क्या गवर्नेंस चेंज होने पर ही ऐसे बड़े मुद्दों का फैसला हो पाएगा? ये गवर्नेंस पे भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल सवाल उठता है और इसीलिए यूपी की कानून व्यवस्था लगातार मुद्दा रही। ठीक है अवनीश, माफ कीजिएगा, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आपको सीधा कर्नाटक लिए चलते हैं जहां इस वक्त जेपी नड्डा का दौरा चल रहा है। कि यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक में 10 कार्यालय खुल रहे हैं और 3 कार्यालयों का शिलान्यास हो रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभी येदियुरप्पा जी ने याद दिलाया कि एक समय था कि रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस में हमको बैठने कोई नहीं देता था और हमारे पास कार्यालय नाम की चीज नहीं थी। कार्यकर्ताओं के घर से हमारा कार्यालय चलता था। हमारी वह स्थिति थी जब कार्यकर्ताओं के लिए काम करने के लिए कार्यालय की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन येदियुरप्पा जी जैसे कार्यकर्ताओं के 4 पीढ़ी के खप जाने के बाद आज ये सौभाग्य का दिन आया है कि एक साथ हम 10 कार्यालयों का निर्माण कर रहे हैं और 3 कार्यालयों का शुरुआत कर रहे हैं। मैं कर्नाटक के कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देता हूं और साथ ही साथ उनको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप इस कार्यालय का सदुपयोग करिएगा। मुझे याद है जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तो उन्होंने कहा था कि हर जिले में हमारा कार्यालय होना चाहिए। अमित शाह जी ने इसको पूरा करने का प्रयास किया। मुझे खुशी है कि 296 कार्यालय बन करके तैयार हो गए और 210 कार्यालय मार्च महीने तक तैयार हो जाएंगे 2023 के इस योजना के साथ हम चले। मित्रों, मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्र के विषयों पर राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर के 1951 से 52 से भारतीय जनसंघ के समय से काम कर रही है। चाहे धारा 370 को समाप्त करना हो, कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हो, चाहे गोवा का लिबरेशन मूवमेंट हो, फिर चाहे शिमला के पैक्ट में
गादरा रोड के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ धरना देना हो, प्रदर्शन करना हो, या फिर लाल चौक पे तिरंगा फहराना हो, हर काम को किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, यह हम गौरव के साथ कह सकते हैं। उसी तरीके से सभी धर्मों को बराबर से देखना, सभी समाज के लोगों को साथ लेकर के चलना, अपीजमेंट टू नन एंड जस्टिस टू ऑल, न्याय सबको मिलेगा, लेकिन किसी को भी खुशफहमी में, जिसे हम कहते हैं अपीजमेंट, वह करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो कर्नाटक में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे थे जेपी नड्डा। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए भारत 24 पर।